तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एजुकेशनल चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज जो है हम लोग इस चैप्टर में आपका इस सेशन में जो है वो देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास आपका 12 का जो रेनबो इंग्लिश है उसका इंग्लिश का प्रोज सेक्शन की तरफ से 5वां लेसन देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, इसके पहले जो है आपका जो क्रम है मेरा 9th 10th 11th 12th का, तो ये 12th का है। इसके पहले मैंने आपको अपने चैनल पर आपका 9th क्लास का 5वां लेसन, 10th का और 11th का मैंने पढ़ा दिया है और सबका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज जो हम लोग यह लेसन पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इस लेसन में आपको जो है हम लोगों को पढ़ना है और ये जानना है, क्योंकि इस लेसन का नाम है कि आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, कि वह बातें, वह चीज़ें जो मनुष्य को मदद किया, आगे बढ़ने में हेल्प किया। मतलब जब हम लोग आदि मानव थे उस समय कौन कौन चीज़ों का, किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प किया। ठीक है, जैसे आग का था, अब आपका हथियार का था, खेती का शुरुआत हुआ। ठीक ना, तो इस तरह की तमाम चीज़ें लेखक जो है आपका इसमें इंक्लूड किए इस लेसन में। तो यह लेसन जो है आपका एक तरह के मतलब कि आप कह सकते हैं कि जीके से संबंधित है बिल्कुल, मतलब कि आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक ना, एसएसटी युक्त यह लेसन है जिसको हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, सिर्फ लिटरेचर सेक्शन में ऐसा नहीं है आपको कि सिर्फ जो आपको कहानी ही पढ़ेगा, कविता ही मिलेगा। ठीक ना, हर चीज़ों का समावेश आपका लिटरेचर में भी इंक्लूड किया जाता है। कोई चैप्टर साइंस का होता है, कोई एसएसटी का होता है, तो उसी तरह से ये चैप्टर बिल्कुल जो है आपको हिस्ट्री, ठीक है, से जुड़ा हुआ है। ज्योग्राफी आप कहिए, जो भी मतलब एसएसटी कहिए उससे, जिससे हम लोग बहुत अच्छी अच्छी और रोचक जानकारी इसमें हमें मिलेगा और हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो में डालूं या कोई भी नोटिफिकेशन में डालूं तो आप तक पहुंच सके। ठीक ना, तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए, जैसे कि हमेशा से मैं लिखता रहा हूं आपका, और जैसा होना भी चाहिए, आपका बिहार बोर्ड क्लास 12th रेनबो इंग्लिश चैप्टर 5, जिसका नाम है आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, वह बातें, वह चीज, वह युक्ति जिसने मनुष्य को, मानव जाति को मदद किया, हेल्प किया। ठीक है, इसके लेखक है आपका बेट्रांड रसेल, आपका बेट्रांड रसेल, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1872 और 1970 है। ठीक ना, और इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो इसमें लिखा गया है बेट्रांड आर्थर विलियम रसेल, ये इनका पूरा नाम है। ये कोई नया बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। ठीक ना, हम लोग बुक से मैं आपको समझूंगा, बताऊंगा, लेकिन ये जो भी मैंने पॉइंट हाईलाइट आपको लिखा है, हाईलाइट पॉइंट, ये सभी एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है। तो इन पॉइंटों को अगर आप पढ़ लेते हैं, पूरा वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे और इतना पढ़ेंगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में बहुत हेल्प होगी, मदद मिलेगी। ठीक ना, इस हिसाब से मैंने लिखा है। ऐसे मैं आपको बताऊंगा बुक से पूरे एक एक करके। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम लोग समझते रहेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले राइटर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि बेट्रांड रसेल जो थे, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1872 था, डेट ऑफ डेथ 1990 था, ये ब्रिटिश फिलोसफर। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर बोर्ड पर आपका कि ही वॉज ए ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, एडवोकेट, आपका रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर। मतलब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है आपका कि कौन ऐसे लेखक हैं जो मैथमेटिशियन भी थे। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई लिटरेचर का व्यक्ति और मैथमेटिशियन हो, साइंटिस्ट हो। ठीक है, यह बहुत कम देखने को मिलता है, तो ये इसलिए क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर ये पूछता है आपके एग्जाम में, मैंने देखा है। आप देखिएगा, आपके पास पेपर होगा तो उसमें आता है। तो यह क्या क्या थे इसके अलावा, तो फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, एडवोकेट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, उसके बाद पेसिफिस्ट थे, एंड प्रोमिनेंट रिलेशनिस्ट ऑफ द 12th सेंचुरी वाज द प्रोलिफिक राइटर। और आपका प्रोलिफिक राइटर मतलब बहुप्रतिभामुखी। यह 20th सेंचुरी के इन सभी गुणों के साथ साथ यह किस एज के आपके राइटर हैं, किस एज के ऑथर हैं, तो 20th सेंचुरी मतलब 20वीं सदी के। क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि इनका डेट ऑफ डेथ कब हुआ है, 1970। 1900 जैसे पार किया, इसका मतलब 20वीं सदी चला गया। तो यह 20वीं सदी के लेखक है। 20th सेंचुरी वाज ए प्रोलिफिक राइटर। प्रोलिफिक राइटर का मतलब हो गया बहुप्रतिभामुखी। बहुप्रतिभामुखी का मतलब हुआ कि एक आदमी के अंदर कई सारे गुण हो सकते हैं। ठीक है,
ही वॉज ऑल्सो ए कमेंटेटर, बहुत अच्छे कमेंटेटर भी थे, मतलब किसी चीज पर टिप्पणी करना और ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर। ही कमेंटेड ऑन द सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, फिलोसफी, आपका साइकोलॉजी, फिलोसफी, आप सोशियलिज्म, एजुकेशन, क्राइस्ट, मार्क्स, बॉट्स एंड द होस्ट ऑफ द अदर टॉपिक आर पिट इन फुल ऑफ कैन आपका कैंडोर। ये कह रहा है कि इन सभी चीज़ों पर, मतलब जैसे कमेंटेटर, मैंने कहा कि बहुत अच्छे कमेंटेटर थे, तो कमेंटेटर का मतलब ये जितना टॉपिक का नाम मैंने अब तक पढ़ा जो आपके बुक में लिखा गया है, इन सभी टॉपिक पर बोलने में बिल्कुल एक्सपर्ट आदमी। थोड़ा सा भी मतलब कि अगर कोई बोल दीजिए कि इस बात पर बोलना है, तो बिल्कुल बहुत अच्छे तर्क वितर्क और कमेंट उस पर किया करते थे, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही अर्थपूर्ण और बिल्कुल क्लियर। इन 1950 1950 में, ठीक है, 1950 में रसेल वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। साहित्य के लिए नोबेल प्राइज आपको इनको मिला था, नोबेल प्राइज जो लिटरेचर के क्षेत्र में मिलता है, इनको मिला था। प्राइज कब मिला था? तो 1950 में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, बनता है, ठीक है, कि आपको रसेल को जो था वो नोबेल प्राइज कब मिला था, ठीक ना। आपका नोबेल प्राइज इन लिटरेचर in recognition of his the variety of the significant writing in which he champions और humanitarians idea and फ्रीडम ऑफ द थॉट। और किस लिए मिला? तो फ्री माइंड से होकर लिखने के लिए ये प्राइज इनको मिला। बिल्कुल इतना टॉपिक पर जो व्यक्ति लिखेगा, जिसको इतनी सारी जानकारी होगी, उसको नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। एकदम फ्री होकर मानव से संबंधित रिलेशन को जोड़कर इन्होंने लिखा, स्पष्ट बात, इसके लिए इनको मिला। एज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल, आप कह सकते हैं वर्ल्ड लेवल का बेस्ट नोन, बहुत अच्छे फेमस बौद्धिक, मतलब कि तर्क व्यक्ति, तर्कपूर्ण व्यक्ति। रसेल वॉज कैरिड द ग्रेट मोरल अथॉरिटी। मोरल अथॉरिटी का मतलब आपका कह सकते हैं नैतिक अधिकारी को बातें यह करते हैं, समझाते हैं। ही वॉज ओरिजिनल एंड द प्रोवोकेटिव, बहुत ही मतलब ओरिजिनल एंड उत्तेजक, आपका उत्तेजक। इन हिज एटीट्यूड टू क्लियर एंड द फोर्सफुल इन हिज स्टाइल, मैंने अपनी बातों को, ओपिनियन को बिल्कुल क्लियर कट एग्जाम्पल में दे देना है, कह देना है, इनकी क्वालिटी रही है। हिज राइटिंग करेक्ट एम्फेसाइजेस रीजन, इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस, लिबर्टी। इनका जो भी राइटिंग रहा है, मतलब जिस विषय पर इन्होंने लिखा है, उसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि यह जोर देते हैं कारण पर, बुद्धिमत्ता पर, मानव के हैप्पीनेस पर, शांति पर और आज़ादी पर। इन सभी चीज़ों की टॉपिक को जो था, जिस पर यह लिखते हैं मैक्सिमम। हिज मेजर वर्क इंक्लूड, इनका महत्वपूर्ण अगर कोई वर्क है, ठीक है, महत्वपूर्ण वर्क मतलब आपका जो हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसके अलावा इनके जो लेसन है पूरे बुक में आपको दिया गया है, देखिएगा, जो भी बोल्ड लेटर में दिया गया इनका वर्क है, उनमें से कुछ का मैं नाम बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। जैसे हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड द लिमिट्स, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल, ये सब इनका वर्क है। तो इस समय भी एग्जाम में पूछता है, 3 इसमें से दे देगा और एक इन अलग कहीं से देगा, और पूछेगा कि आप बताइए कि इनमें से कौन जो है रसेल साहब के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है। अब चलिए हम लोग आते हैं लेसन पर। लेसन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं तेजी से आपको बताऊंगा ताकि वीडियो जो हो वो बहुत बड़ा ना हो सके, आपको समझने में सहूलियत हो। पहला पैराग्राफ है कि बिफोर वी कैन डिस्कस द सब्जेक्ट एंड द मस्ट फॉर द कंसेप्शन एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट द कंसीडर द हेल्प मैनकाइंड आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकेम। कह रहा है कि इसमें अगर कोई भी चीज़ों को अगर मैं चर्चा करूं, बात करूं, उससे सबसे पहले हमारे मन में एक विचार आता है, और विचार आता है तो वो कौन विचार आता है, ठीक ना। अगर कोई थॉट आता है, विचार आता है, तो सबसे पहला आता है कि हेल्प द मैनकाइंड। किस चीज़ के बारे में? तो आपका वी कंसिडर ए हेल्प टू मैनकाइंड। हम सबसे पहले विचार करेंगे कि मैनकाइंड को, मनुष्य को किसने हेल्प किया। हम जब आदि मानव थे उस समय से कि उसके बाद से किस चीज़ ने हमें हेल्प किया आगे बढ़ने में। क्या अचानक हम आज इतना स्मार्ट हो गए हैं, जो स्मार्टफोन चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, एआई के ज़माने में रह रहे हैं? क्या हम लोग अचानक आपका होमो स्पीशीज से यहाँ आ गए हैं, मानव जाति से डायरेक्ट यहाँ आ गए हैं? नहीं। इसी चीज़ को इसमें हम लोग समझेंगे। तो लेखक कह रहे कि नहीं, अगर सबसे पहली बात है आर द मैन कैन हेल्प व्हेन विद, अब बता रहे हैं कि हम लोगों को डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? कि हमें क्या हेल्प किया, ठीक ना। तो देखिए कुछ वो एग्जाम्पल देते हैं, उनके मन में विचार आता है कि क्या हमें इस चीज़ ने हेल्प किया। जैसे पहला, आर मैन कैन हेल्प व्हेन दे बिकम
मोर न्यूमरस, क्या मनुष्य को मदद किया जब वो अधिक संख्या में हो गए, उनकी संख्या बढ़ गई। और व्हेन दे बिकेम लेस लाइक एनिमल, या वह एनिमल से मतलब कि पहले आदि मानव और जानवर सभी एक ही जैसे थे, तो क्या हम जानवर से थोड़ा सा कम हो गए तब इसने हमारा विकास किया। या और व्हेन बिकेम द हैप्पियर, या हम ज्यादा खुश होने लगे इसने हमारा विकास किया। और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय द ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, या अनुभव की विविधता को हम लोग मतलब कि आनंद लेना सीख गए, इसने हमारी मदद किया। और व्हेन दे बिकम टू नो मोर, या हम जब ज्यादा अधिक जानने लगे उस चीज ने हमारा मदद किया। और व्हेन दे बिकेम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या हम लोग एक दूसरे के प्रति ज्यादा फ्रेंडली होने लगे, हितैषी होने लगे, इस चीज ने हमारी मदद किया। आई थिंक, अब देखिए इतना सारा एग्जाम्पल उन्होंने लेखक के मन में आ रहा है, रसेल साहब का माइंड में, कि क्या हम लोग अधिक संख्या में हो गए, क्या हम लोग खुश रहने लगे ज़्यादा, इसने हमारी मदद किया, या हम एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली हो गए, इस चीज़ ने हमारी मदद किया। ठीक है, ये तमाम सवाल उनके मन में आता है। अब उसमें से कुछ पर वो चर्चा करेंगे कि वास्तव में इस चीज़ में जो हेल्प किया वो क्या था। ठीक है, तो I think all these things come into the conception the what kind helps करेगा, what helps the mankind, ये सभी चीजें हमारे दिमाग में आता है कि आखिर मनुष्य को जो है वह हेल्प किसने किया आगे बढ़ने में, उसको आपका आदि मानव से मनुष्य की तरफ बिल्कुल लाने में किस चीज ने हेल्प किया। तो लेखक कहते हैं कि एंड आई विल से द प्रीलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, मैं अगर कहूंगा इसके बारे में प्रारंभिक कुछ शब्द अगर कहूंगा तो क्या कहूंगा, आप जरा सुनिए। दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, लेखक कहते हैं कि द मोस्ट इंडेविटेबल्स रेस्पेक्ट इन विच आइडिया हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर, अगर सबसे निस्संदेह अगर कोई बात अगर है, जितना मैंने बात आपको बताया उसमें कि मनुष्य का हेल्प किसने किया, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात है कि मनुष्य को जो हेल्प किया वह क्या हेल्प किया, तो नंबर, मतलब हम जब संख्या में अधिक होने लगे इसी चीज ने हमारी जो है क्या किया, मदद किया, हमारा संख्या का बढ़ना जो है वो हमें हेल्प किया। ठीक, तो नंबर ही वो जो था जिसने हमारी मदद की। अब नंबर कैसे मदद किया, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। देखिए नंबर बिल्कुल ही मदद किया होगा, इसके पीछे रीजन है, आप समझिए थोड़ा सा ध्यान से, क्यों समझिए और क्या समझिए। आप जरा देखिए कि एक घर में, आप ही जरा सोचिए ध्यान से, आज हम लोग एकल फैमिली में रहना पसंद कर रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन डेवलप वही लोग हैं जिस घर में अधिक लोग हैं। ठीक है, क्योंकि अधिक लोग हैं तो अधिक मतलब कि किसी काम करने में उनको हेल्प मिल रहा है, उनको आपको जो है कोई काम वो मिलजुल कर कर ले रहे हैं, पैसा अधिक कमा रहे हैं। ठीक ना, और एकल अगर परिवार है, एक फैमिली में अगर एक ही आदमी है तो उसी को सब काम करना है, वो एडजस्ट करके किसी तरह से कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात और है, हमने 9th में एक लेसन पढ़ा था कि आपका टू मेनी पीपल्स एंड टू फ्यू ट्रीज में मोती निशानी जी कहते हैं कि आदमी की जो जनसंख्या बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक ना, क्योंकि जितना हमारे पास माइंड रहेगा उतना हमें मतलब कि विचार मिलेगा, उतना हमें थॉट मिलेगा, उतना दिमाग लगेगा किसी चीज़ को करने में। तो जाहिर सी बात है इस लेसन के हिसाब से आपका है कि नंबर में जब हम संख्या में बढ़े उसी चीज़ ने हमारी मदद किया। ठीक है, कि तरह तरह के लोग दिमाग लगाने, जितने लोग थे उतना दिमाग लगना शुरू हो गया था। ठीक ना, आगे नंबर एंड द मस्ट हैव बीन व्हेन द होमो स्पेसीज वर वेरी रेयर स्पेसीज। अब लेखक कह रहे हैं कि अब ये संख्या किया, लेकिन अब उस थोड़ा सा पास्ट में ले जाते हैं कि निश्चित ही हमारी जो संख्या थी, हम जो होमो स्पेसीज थे, आपका स्पेनिश थे, मतलब आदि मानव जब थे, वाज वेरी रेयर स्पेसीज, बहुत दुर्लभ प्रजाति रहे होंगे उन जानवरों के बीच में उस समय जब हम आदि मानव थे। सब्सिस्टिंग एंड आपका प्रीकेरियसली इन जंगल एंड केव्स, अब बहुत ही भयभीत होकर डर कर हम लोग जंगल और गुफाओं में रहते होंगे। किन से, टेरिफाइड ऑफ द वाइल्ड बीट्स, जंगली जानवरों से, क्योंकि जंगली जानवर के साथ ही हमारा रहना उठना बैठा होता था। हैविंग डिफिकल्टी इन द सिक्योरिंग नरिशमेंट, और हमें भोजन की तलाश के लिए भी दिक्कत होती है, क्योंकि जानवर है तो किसी को मार देगा, वो अकेले हमला कर देगा किसी आदमी पर। लेकिन जब तक मनुष्य जो था, मतलब कि आदि मानव जो थे, जब तक हथियार से पूरा ग्रुप में मिलकर किसी एक जानवर को नहीं मारते थे तब तक उनको भोजन नहीं मिलता था, और जानवर का डर रहता था वो अलग। ठीक है, तो ये सभी चीजें तमाम बातें थी जैसे हम लोग रहते थे दुबकर। एज द पॉइंट ऑफ द पीरियड एडवांटेज ऑफ दिस इज ग्रेट इंटेलिजेंस, कह रहा है कि अगर उस पीरियड के जैविक अगर कोई एडवांटेज अगर कहा जाए जो बहुत महत्वपूर्ण जो रहा, ग्रेट इंटेलिजेंस बौद्धिमता रहा, विच वाज क्यूमुलेटिव, जो लगातार निरंतर रहा, बिकॉज
इट कुड बी द हैंडेड वन फ्रॉम टू, कह रहा है कि हैंडेड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब लोगों के पास उस समय भी हम लोग जो थे वह जानवर से थोड़ा सा अलग थे, ठीक है। और उसी क्वालिटी को मतलब कि वो लगातार निरंतर रहा, ऐसा नहीं कि वो रुक गया, निरंतर था और उसको जनरेशन टू जनरेशन पास करना था कि भाई हम अगर सीख लिए, हम जान गए तो हमारा अगला पीढ़ी वो उसको जाने, और यही उसके उस समय के फायदे रहा। लेकिन which cumulative and had scarcely began to overweight to the disadvantage of the long infancy, और वह बहुत ही बड़ा मतलब कि लॉन्ग समय तक, लेकिन आप कहिए कि बाल्यावस्था वो स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल था। हैज लेसन एजिलिटी एंड कंपेयर विद द मंकी, और मतलब कि कंपेयर आप कहें अगर मंकी से हमारी, तो लेखक साहब तुलना करते हैं कि क्वालिटी बिल्कुल जो मंकी क्या था कि मंकी उसी तरह रह गया, लेकिन हम जो थे यहाँ बदल कर चेंज होकर आ गए। एंड हिज लेक ऑफ द आपका हिरसूट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड, और जैसे उनका मतलब कि फर होता है, पंख गद्देदार जो अब रोआ जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं, जो जानवर को जो ठंड से बचाने का होता था वो हमारे अंदर नहीं होता था। जानवरों में तो है, आज भी है, उनके रोआ है बॉडी पर जिसको ठंड से बचा लेता है, ठीक ना। हमारे बॉडी पर ऐसा नहीं है। इन दोज डेज, उन समय, द नंबर्स ऑफ मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल, लेखक कह रहे हैं कि निश्चित ही उस समय जब हम आदि मानव थे हमारी संख्या बहुत कम रही होगी, ठीक है, क्योंकि तभी तो बाद में हमारी संख्या जो था, नंबर जो था हमारा बढ़ा, तो हम लोग धीरे धीरे डेवलप होने लगे, दिमाग लगने लगा, ठीक ना। तो हमारी संख्या उस समय निश्चित ही बहुत कम रही होगी। एंड द मैन यूज्ड टू विच throughout the ages and have put their technical skill has been into increasing the total population, और उस समय तब लोगों को लगा भाई हमारी संख्या अधिक होनी चाहिए, ठीक ना। और उस समय टोटल जो उनका इफोर्ट था आदि मानव का वो सिर्फ जनसंख्या वृद्धि पर था, ठीक है, मतलब एक साथ रहना, जनसंख्या बढ़ना, ये उनका था। आई डू नॉट मीन दैट इट वॉज इंटेंशन। अब ये मैंने जैसे आपको कह दिया कि उनका मुख्य रूप से था संख्या, जनसंख्या बढ़ाना, लेखक साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं, क्योंकि उस समय कोई काम ही नहीं था, बस खाना था, जीना था, दूसरा कोई काम नहीं था, तो ऑटोमेटिक उनकी जनसंख्या बढ़ती थी, ठीक ना। सिर्फ जनसंख्या बढ़ाना उनका इंटेंशन नहीं था, बट इट वाज, लेकिन ऐसा वो होता था। द इफेक्ट इफ, और यही असर था, इफ दिस समथिंग इज टू रिजॉइस इन एंड देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस, और हमें वह मतलब कि हम लोग रहते थे, आनंद से जीते थे, बस इसी क्रम में यह सिलसिला आगे बढ़ता था और चलता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, तीसरा नंबर, कह रहा है कि व्हेन वी हैव आल्सो बिकम इन द सर्टेन एस्पेक्ट द प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल, और अगले पॉइंट में बता रहे हैं धीरे धीरे कि अब हम, ये एक बात हो गया, ठीक है, जनसंख्या है। दूसरा पॉइंट में लेखक बता रहे हैं कि आपका प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल, एक तो संख्या ने हमें हेल्प किया, दूसरा धीरे धीरे जब हमारी संख्या बढ़ने लगी तो प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल, हम थोड़ा सा जानवर से मतलब कि अलग होने लगे, मतलब जानवर प्रजाति से हमारे अंदर अधिक गुण आने लगा, तो हम हमारे अंदर पशुत्व जो था वो कम होने लगा, मतलब जानवर से थोड़ा सा हम हट कर रहने लगे, अलग रहने लगे, क्योंकि जानवरों वाला गुण हमारे अंदर से जाने लगा। और प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल, आई कैन थिंक इन द पर्टिकुलर द टू एस्पेक्ट, दो अगर पक्षों की बात करूँ इस समय में, कि उस समय जब हम जानवर से कम होने लगे, फर्स्ट दैट इट रिक्वायर एज अपोज ऑफ द कंजिनेटल जन्मजात स्किल, जो हमारे अंदर जन्मजात स्किल था, एंड प्ले टू द कंटिन्यूटली इंक्रीजिंग पार्ट इन द ह्यूमन लाइफ, और मनुष्य जनसंख्या का बढ़ना। एंड सेकेंडली दैट द एज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेटिंग इम्पल्स, एंड मतलब किसी चीज को करने का जज्बा। इन दिस रिस्पेक्ट वी हैव सर्टेनली बिकम द प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल, और यही चीजें हमारे अंदर जो था, कौन कौन, मतलब जो हमारे अंदर क्वालिटी था, जो हमारे अंदर जज्बा था, यही हमें धीरे धीरे क्या करने लगा, जानवरों से कम बनाने लगा, मतलब जानवरों से क्वालिटी, मतलब जानवर वाला क्वालिटी खत्म होने लगा, अब मनुष्य वाले क्वालिटी हमारे अंदर बढ़ने लगा, तब हम डेवलप किए। चौथा पैराग्राफ, एड टू हैप्पीनेस, अगर हम बात करें जैसे लेखक अब कौन ये बात कर रहे हैं, पहला पैराग्राफ में उन्होंने नंबर की बात कहा, दूसरा पैराग्राफ में कहा कि लेस लाइक एनिमल हम लोग होने लगे, अब तीसरा पैराग्राफ में कह रहे हैं, वो ये भी इसी का आपका था, तीसरा पैराग्राफ में कह रहे हैं कि एज टू द हैप्पीनेस, जैसे शुरू में उन्होंने कहा था कि क्या हम ज्यादा खुश रहने लगे, इस चीज ने मनुष्य को हेल्प किया, तो उसी पॉइंट को फिर उठाकर लेखक अब समझा रहे हैं, बता रहे हैं
कि एज टू हैप्पीनेस, अगर हम खुशी की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, तो आई एम नॉट श्योर, मुझे यह पता नहीं है कि हैप्पीनेस ने मतलब हम खुश रहने लगे, इस चीज़ों ने हमारी मदद किया। जैसे चौथा नंबर पैराग्राफ में वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर, मुझे यह, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। बर्ड्स इट इज़ टू डाई फॉर हंगर द आपका लार्ज नंबर ऑफ ड्यूरिंग द विंटर्स एंड इफ दे डू नॉट बर्ड्स द पास बट द ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट force into the catastrophe, and to remember how nearly into the it befall and them into the previously winter with the human beings and the matter is the otherwise। अब देखिए इसमें एक लेखक साहब जो हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं कि हैप्पीनेस हमारी मदद किया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि वो एग्जांपल देते हैं और इस पैराग्राफ में कहते हैं कि जैसे पक्षी जो है ठंडी में जो है कहीं कहीं बहुत पक्षी मर जाते हैं ठंड के कारण, ठीक है, किसी एक क्षेत्र में जाते हैं भोजन की तलाश में और वहाँ पर मर जाते हैं, लेकिन फिर गर्मी में वही वहाँ पर लोग जाते हैं और पक्षी की जो प्रजाति है वो भूल जाती है कि हमारे कुछ लोग जो थे, हमारे समूह के कुछ लोग आए थे यहाँ पर और मर गए, क्योंकि उनसे फर्क ही नहीं पड़ता है कौन जिया कौन मरा, बस उनको खाने जीने से मतलब है पक्षी को, ठीक है। लेकिन अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की बात में अलग बात है, ठीक है, क्योंकि मनुष्य को इतना सेंस है कि नहीं भाई हमारा प्रजाति यहाँ पर मर जाता है, चाहे हमारा यहाँ ऐसा दुख बीमारी हो जाता है तो हम वहाँ न जाए, हम ऐसे काम को न करें, हम इस चीज़ को न करें, ठीक है, ये बात लेखक कह रहे हैं। अगर मनुष्य की बात करें तो अलग बात है। आई डाउट वेदर द परसेंटेज ऑफ द बर्ड्स विल दे हैव डाइड हंगर ड्यूरिंग द पीरियड विंटर। अब इसमें एक आंकड़ा दिए हैं कि मैं अगर बात करूं तो भूख के कारण आपका 1946 और 47 में बहुत सारे पक्षी मर गए। एज इट ग्रेट एज द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो कि मनुष्य से अधिक था संख्या मरने में। That will have died from this cause in the India and Central Europe during the same period। और उसी समय जो था इंडिया और सेंट्रल यूरोप में जो था मनुष्य भी मरे थे लेकिन पक्षी ज़्यादा मरे थे, ठीक है ना। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन इज प्रिसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी एंड सराउंडेड। लेकिन मनुष्य पर इस बात का फर्क पड़ा, लेकिन जानवरों पर, पक्षी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मनुष्य सोचने लगा, विचार करने लगा कि अगर कोई भूख से मरा, पक्षी इसमें जो थे वो विंटर में लिखा है भूख से मर जाना, ठीक है, तो अगर मनुष्य भूख से मरा तो उसके पीछे क्या क्या रीजन थे, क्या क्या कारण थे, क्यों मरे, तो लिखा है भाई बट एवरी ह्यूमन डेथ एंड द स्टार्वेशन इज आपका preceded by one the long period of anxiety and surrounded by the corresponding anxiety and neighbors। चिंता से मरे, अगर स्टार्वेशन में चिंता से मरे, अधिक ज़्यादा उसमें चिंता था। कौन चिंता? तो अपना चिंता, पड़ोसियों का चिंता। जैसे हमारे आसपास कोई घटना दुर्घटना अगर हो जाता है, चाहे कोई हितई पहने में भी अगर दुर्घटना हो जाता है तो उसका असर हमारे घर पर ही पड़ता है, हम भी टेंशन में आते हैं कि अरे भाई अब उसका जीवन कैसे होगा, कैसे जिएगा, कैसे रहेगा, ठीक है, तमाम चिंता है। मतलब चिंता हम लोग कहते हैं ना कि आपका टेंशन या वरी किल्स मैन, मनुष्य को मार देता है, वही बात लेखक बता रहे हैं। और anxiety neighbors, we suffer not only the evils that the actually the befalls but all those our the intelligence tells us that we have the reason to fear। ठीक है, हमारी बुद्धिमत्ता जो है वो कहता है कि हमें किस चीज से डरना चाहिए, क्या कारण है हमारे डर का। The curbing the stop of the impulse which we are led by the forethought or averts the physical disaster at the cost of worry and general lack of joy। मतलब हमारे अंदर कम खुशी का होना, ज़्यादा टेंशन का होना, हमारा ये फिजिकल डिजास्टर हमें ये हानि पहुंचाता है, हमें घातक पहुंचाता है, ठीक है। माने हम ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो हमारी वो परेशानी बढ़ा देता है, हम खुशी को भूल जाते हैं, हैप्पीनेस को भूल जाते हैं। आई डू नॉट थिंक दैट द लर्न मैन ऑफ द माई एक्विटेंस इवन दे एंजॉय द सिक्योर इनकम आर एज टू हैप्पी एज माई स्टेट ईट द क्रम्ब फ्रॉम देयर प्लेट्स वाइल द इरुडिट gentlemen snooze, and in this respect therefore I am not convinced that there has been any आपका प्रोग्रेस एट ऑल। अब देखिए इस लास्ट लाइन के इसमें लेखक मतलब दिया है कि मेरे कुछ जान पहचान के लोग जो हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बहुत ऐश का उनके ज़िंदगी रहता है, ठीक ना, लेकिन उनके घर के मतलब उस व्यक्ति से उस घर के चूहे ज़्यादा खुश रहते हैं, जो उनके प्लेट से या उनके मतलब घर में जो बचा खुचा गिरा खाना रहता है उसको खाकर वो ज़्यादा खुश रहते हैं उस व्यक्ति से जो इतना पैसा कमा रहा है, इतना ऐसा लग्जरियस
लाइफ जी रहा है, ठीक ना। क्योंकि एक और लेसन आपका वही मोती निशानी जी कहते हैं, आप कहा कि जो ऐसा नहीं है, मैक्सिमम हम लोग देखे हैं कि जो ज़्यादा धनी व्यक्ति है वह कम खुश रहते हैं और गरीब व्यक्ति ही ज़्यादा खुश रहता है। बिल्कुल उसी तरह लेखक इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो चूहे हमारे घर से कुछ कुछ ढूंढ कर खाते हैं वो ज़्यादा हमसे खुश रहते हैं। तो इस बारे में लेखक कह रहे हैं कि हैप्पीनेस ने हमारी मदद किया डेवलप होने में। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हुई, निश्चित नहीं है कि हैप्पीनेस हमारा खुश रहना जो है हमें हेल्प किया आगे बढ़ने में। चलिए अब 5वां नंबर पैराग्राफ देखते हैं। कह रहे हैं कि एज द डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट, अगर अब हम विविधता का इंजॉयमेंट की बात करें तो हाउएवर द मैटर इज अदरवाइज, तो ये बात दूसरा है, मतलब एक इंजॉयमेंट आता है, ठीक है। आपका ये तो हो गया मैन और बर्ड की बात हम लोगों ने देख लिया। इसी पैराग्राफ कहता है डाइवर्सिटी ऑफ इंजॉयमेंट। अगर इंजॉयमेंट की बात करें कि विविध चीज़ों का हम मतलब आनंद लेना या मतलब हैप्पीनेस मतलब कि आनंद लेकर हम लोग रहना शुरू कर दिए, जानना शुरू कर दिए, ये हमारी मदद किया इस चीज़ को, ठीक है। तो ये इसका बात अलग है, यह इंजॉयमेंट अलग है। आई रिमेंबर द रीडिंग एन अकाउंट ऑफ द सम लॉयन हु वर टेकन टू मूवी एंड सोन द सक्सेसफुल। मैं एक लेखन पढ़ रहा था, एक विवरण पढ़ रहा था कुछ शेरों के बारे में जिन्हें ले जाया गया मूवी, ले जाया गया शो टू द सक्सेसफुल, ठीक है, सिनेमा हॉल ले जाया गया एंड डिप्रेडेशन ऑफ द लाइन इन द वाइल्ड स्टेट बट नॉन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेक्टेकल। अब देखिए प्लेजर की बात लेखक कह रहे हैं कि अगर जंगल का जो शेर है ना, तो जंगल में वो रहता है तो ज़्यादा खुश रहता है, चाहे रहता है। लेकिन अगर हम उसको सर्कस में ला दें, किसी फिल्म में ला दें, तो वो ज़्यादा कहीं तुरफुर करेगा, चाहे हर काम को वो करेगा, ठीक है, लेकिन उसको आपका रियल प्लेजर नहीं मिलेगा। किन किन चीज़ों से? आप उस सर्कस में हर चीज़ बच रहा है, म्यूजिक रहता है, लोग रहते हैं, नॉट म्यूजिक। कह रहा है कि उसको, उस जानवर को ना म्यूजिक से, पोएट्री से, साइंस से, फुटबॉल से, बेसबॉल से, अल्कोहल से, एफर्ट से, प्लेजर्स ऑफ एनिमल, जानवर को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप जानवर को कितना हो ये सब चीज़ दे दीजिए, उसको इस बात का असर पड़ेगा, उसको फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कहाँ इंजॉयमेंट कर रहा है? इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंजॉयमेंट, इसके बारे में इसका बात तो अलग है क्योंकि जानवरों पर इसका असर नहीं पड़ता है, लेकिन वही है मनुष्य इस चीज़ का आनंद लेता है, आनंद उठाता है, इंजॉय करता है। Our intelligence had therefore the certainly enable us to the get much greater variety of enjoyment in the open in the animal, but we have the purchased disadvantage at the expenses of the much greater liability to the boredom। अब लेखक कह रहे हैं कि लेकिन वही अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की जो आपका मतलब कि बुद्धि है, उसका सेंस है, हमें योग्य बनाया है इस चीज़ का आनंद लेने के लिए। इसका हम आनंद लेते हैं, हम इसका एंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है। एंड एडवांटेज एक्सपेंसेस द ग्रेटर एबिलिटी ऑफ द बोर्डम, लेकिन हमें यह एडवांटेज जो फायदा मिला है वो बहुत चीज़ों को त्याग देकर, बहुत मतलब हमने उदासी को देकर खरीदा है। अब खरीदा का मतलब ये हुआ कि इस चीज़ को अब पाने में चाहे बनाने में हमारी जो भी बात रहा, सुख दुख दोनों को हम लोग झेलते हैं, ठीक है। ये बात लेखक कह रहे हैं। चलिए 6 नंबर पैराग्राफ कह रहा है कि बट आई शैल बी टोल्ड यू, थोड़ा सा मैं तेजी से बढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बट आई शैल बी टोल्ड यू दैट नाइदर द नंबर्स और मल्टीपल्स ऑफ द प्लेजर दैट मेक अस द ग्लोरी ऑफ मैन। लेकिन मैं आपको कहूँगा, अब लेखक अपनी बात बता रहे हैं कि मैं आपको कहूँगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर ही जो है और आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लेजर और मतलब कि खुशियाँ, हमारा खुशियाँ का मतलब कि बढ़ना, वृद्धि ही हमें जो कह रहा है कि मेक मैन्स द ग्लोरी ऑफ मैन, ठीक है। मैं कहूँगा कि इट इज नाइदर नंबर्स और, ठीक है, ना ही संख्या और ना ही जो था आदमी का प्लेजर जो है मनुष्य की ग्लोरी है, चाहे वह ख्याति है, चाहे वही उसका मेन चीज़ है। अगर कोई मनुष्य का ग्लोरी है तो मतलब ख्याति जो है वो क्या है, तो इट इज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटी। मनुष्य की अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है, उसको हेल्प करता है बढ़ने में, उसको आगे बढ़ने में, उसके बाद उसकी जो मतलब उसका डेवलपमेंट पॉइंट है, तो वो है उसका इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता, उसकी बुद्धि, और उसका मोरल यानी कि सेंस, ठीक है। ये दो चीज लेखक बता रहे हैं। इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर एन एनिमल्स देन डू, निश्चित ही हम जानवर से अधिक करते हैं, जानते हैं। इट इज कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज, और ये हमारा फायदा है। वेदर इन द इज इट इन फैक्ट द एडवांटेज मे बी डाउटेड, बट एट एनी रेट इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द ब्रूटेस।
ब्रूटेस, मतलब कि निश्चित ही ये हमारे अंदर जो चीज़ है वो हमें जानवरों से अलग, जानवरों से बेहतर, जानवरों से मतलब कि हटकर हमें बनाता है और हमें बनाया है। तभी तो कहा जाता है कि धरती पर जो है मनुष्य जो है वो सबसे एक मतलब कि क्लेवर आपका प्राणी है धरती पर, जितने भी स्पेसीज है उन सब में। 7वां नंबर पैराग्राफ कह रहा है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अप, अब बताते हैं लेखक कुछ अपनी बात जोड़ते हैं, बताते हैं कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी द मोर फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर, क्या हमें सभ्यता जो है यह बताया है, सिखाया है, सिखाता है कि हमें एक दूसरे के प्रति, मतलब बिल्कुल हमें एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। द आंसर इज इजी, आंसर बहुत आसान है। अब इस आंसर को प्रूव करने के लिए लेखक एक एग्जाम्पल देते हैं, और कौन सा एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा सा आपको समझना है कि वो एग्जाम्पल के रूप में क्या देते हैं। देखिए, देते हैं कि रोबिन, रोबिन एक पक्षी है, ठीक है, रोबिन एक पक्षी है। रोबिन्स द इंग्लिश नॉट अमेरिकन स्पेसिस, रोबिन जो है एक इंग्लिश मतलब आपका अंग्रेजी, लेकिन अमेरिकन स्पेशल नहीं कि अमेरिकन, यह प्रजाति नहीं है। पेक एंड द अर्ली कह रहा है कि एन एल्डरली रोबिन टू डेथ वेयर एज मैन इंग्लिश नॉट अमेरिकन स्पेसिस गिव द अर्ली मैन टू द ओल्ड पेंशन। अब देखिए कितना सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता का भी बात बता रहे हैं कि हमारी सभ्यता जो है हमें सिखाता है कि एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होना चाहिए। कैसे, जैसे देखिए यह रोबिन पक्षी के क्वालिटी में क्या होता है कि जो भी इसके बुजुर्ग होते हैं तो इनका सभ्यता सिखाता है कि ये बुजुर्ग अपने उस पक्षी बुजुर्ग पक्षी को ये लोग मार मार कर मुआ देते हैं, मतलब उनको खत्म कर देते हैं। जबकि मनुष्य के अंदर क्या है कि मनुष्य जो है अपने ओल्ड लोगों को, अपने पूर्वजों को, अपने पुरानियों को जो है वह आपको सॉरी पूर्वज बोल दिए, पुरानिया मतलब जो घर में एजेड आदमी है उनको रिस्पेक्ट देता है, उनको पेंशन देता है, उनको चाहता है कि कैसे इनको अच्छे से रखे, कैसे इनको व्यवस्थित रखे, कैसे अधिक से अधिक दिन तक रह सके। ठीक है, कह रहे हैं कि विद इन द हार्ट वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन द एनी मेनी अदर स्पीसीज। यह भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक कहते हैं कि हम जब ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, समाज में रहते हैं तो एक दूसरे के प्रति अधिक फ्रेंडली होते हैं। बट इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज दैट आउट हार्ड, लेकिन जब भी हम ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं, मतलब अपने समाज से बाहर निकलते हैं, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैव बीन डन बाय द मोरालिटी एंड द रिलीजियस टीचर्स, बिल्कुल एक मोरालिटी और रिलीजियस टीचर वाली क्वालिटी हमारे अंदर आती है। एंड आवर इमोशन आर द फोर फ्रेशियस एज दे ऑफ द एनी एनिमल्स। देखिए, लेकिन कह रहे हैं कि वो तो होता है, लेकिन जब भी हम समाज से, ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं तो हम ज़्यादा आपका क्या हो जाते हैं, फ्रेशियस हो जाते हैं, भयंकर हो जाते हैं, ठीक ना, एक एनिमल से भी अधिक भयंकर हो जाते हैं। एंड आवर इंटेलिजेंस इनेबल अस टू गिव देम ए स्कोप विच इज डिनाइड टू इवन द मोस्ट सेवेज बिस्ट, जो हमें मतलब कि लेकिन फिर भी हमें यह हमारा ज्ञान हमें बताता है कि भाई हमें क्या सही है और क्या गलत है। इट मे बी द होप्ड, आशा किया जा सकता है, दो नॉट वेरी कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नहीं, डेट मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल बी टाइम कम टू द प्रिवेल, बट सो फार द वुमेन्स आर नॉट वेरी प्रोपिटिशियस। मतलब कि आपका जो है मनुष्य की जो क्वालिटियों को बता रहे हैं कि ये सब मतलब कि मनुष्य के अंदर रहता है कि उसको एक अंदर एक सेंस जरूर है, ठीक है, कि क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसको इस बात की जानकारी है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन जानवरों को उसको ये जानकारी नहीं होता है, बस गलत कर रहे हैं तो उसको वह कर रहा है सिर्फ, ठीक है, उसको सेंस नहीं है। 8वां पैराग्राफ, ऑल दिस डिफरेंसेस एलिमेंट मस्ट बी द बोर इन द माइंड और द कंसिडरिंग व्हाट आइडिया हैव हेल्प डन मस्ट द मेन आपका मस्ट टू हेल्प मैनकाइंड। 8वां पैराग्राफ में कह रहा है कि अगर हम सबसे अगर कोई बात करें, अगर कुछ और इसके अलावा क्या चीज हमें हेल्प किया, आइडिया हैव हेल्प डन मस्ट द हेल्प मैनकाइंड, सबसे अधिक मनुष्य को अगर आगे बढ़ने में कोई चीज, कोई बात अगर मदद किया है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेखक कह रहे हैं कि उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे कि किस चीज ने हमें अधिक मदद किया सबसे ज्यादा। ठीक है, ये तो बात हो गई शुरुआत की। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये पॉइंट अब जो पैराग्राफ आ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझेंगे ठीक से। द आइडिया विच वी शैल बी द कंसर्न मे बी द ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू काइंड, दो काइंडों में लेखक बांट कर समझाते हैं। दैट द कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, सबसे पहला आपका कि हमारा योगदान जो रहा, अगर हेल्प किया हमें, ठीक है, टू काइंड में, तो एक था नॉलेज एंड टेक्निक, ठीक है, और दूसरा था मोरल एंड पॉलिटिक्स। ये चीजें जो हमारे अंदर जब आने लगी तो हम ज्यादा मतलब डेवलप किए, पहले से अधिक ज्यादा हम आगे प्रोग्रेस में बढ़े।
those that are the concerned with the moral and politics. I will treat first those that have to do with knowledge and technique. अब लेखक कह रहे हैं कि ये दो पॉइंट आपका, एक नॉलेज एंड टेक्निक, ठीक है, और एक मोरल एंड पॉलिटिक्स, ये दो चीजों हमें सबसे ज्यादा हेल्प किया। अब चलिए मैं सबसे पहले आपको इस पर चर्चा करता हूँ, आपको बताता हूँ इसकी क्वालिटी, और उसके बाद हम लोग मोरल एंड पॉलिटिक्स पर चलेंगे, ठीक है। 9 नंबर पैराग्राफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द डिफिकल्ट स्टेप वर टेकन बिफोर द डाउन टू हिस्ट्री। अगर सबसे पहले अगर हिस्ट्री के प्रारंभ में सबसे पहले अगर कोई स्टेप लिया गया, कोई कदम उठाया गया, तो एट वाज द स्टेज लैंग्वेज बिगेन इज टू नॉट नोन। तो भाषा हमें जानकारी नहीं थी, अगर हिस्ट्री से पहले की बात देख लिया जाए, ठीक है। एंड वी मे बी द प्रिटी सर्टेन दैट इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली। हाँ, मैं निश्चित यह कह सकता हूँ कि भाषा का विकास बिल्कुल धीरे धीरे हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ, ठीक है। और without it would have been very difficult to hand on the from generation to generation invention and discovery that were gradually made। और इसको धीरे धीरे बिना मतलब कि without it would be have been the difficult, बहुत हमें डिफिकल्ट हुआ करता था कोई भी चीज टू हैंड ऑन द फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इसको देना, एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरी वेयर द ग्रेजुअली मेड, और धीरे धीरे आविष्कार होते गए, खोज होता गया, हम लोग जानते गए, समझते गए। 10 नंबर पैराग्राफ कह रहा है कि अनदर ग्रेट स्टेप विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। अब एक तो लैंग्वेज का विकास इन्होंने बता दिया, लेकिन लैंग्वेज के विकास के बाद की बात कर रहे हैं कि अब उससे आप पहले कहिए ये बाद में कहिए, लैंग्वेज का जो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हमें आगे बढ़ने में हेल्प किया तो वो था वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, आग का। ये तो लैंग्वेज वाली बात हो गया, लैंग्वेज धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। अदरवाइज यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, आग का आविष्कार सबसे हमारे लिए कारगर साबित हो गया, ठीक है। आई सपोज डेट, मैं मानता हूँ, एट फर्स्ट फायर वाज चिपली यूज टू keep away wild beast and our ancestors slept, but the warmth must have been, कह रहा है कि फाउंड निग्रेबल। कह रहा है कि सबसे पहले मैं मानता हूँ, और मैंने हिस्ट्री में ऐसा पढ़ा है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा कि हमारे जो भी पूर्वज यानी कि होमोस्पेसिस मानव, आपका ये जो प्रजाति था उस समय होमोस्पेसिस, ठीक ना, वो जो था आपका आग था उस समय, आग का जब आविष्कार हुआ तो, ठीक ना। लेकिन उस समय वो लोग सिर्फ जंगली जानवरों से बचने के लिए आग का प्रयोग करते थे। सोने के समय गेट पर टांग दिए लकड़ी को जलाकर उसमें, और जानवर कोई उसको आग को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो एक सुरक्षा के लिए। दूसरा, उसमें से गर्मी जो निकलती थी वो अभी उनके लिए बहुत अच्छा लगा, भाई ठंड से बचने का एक कारण हुआ, ठीक है, तो एग्रीएबल था। और कह रहा है कि उसके बाद प्रिसिमेबली, ठीक है, संभवतः ऑन द सम ओकेजन ए चाइल्ड गॉट स्कोल्डेड फॉर द थ्रोइंग ए मीट इनटू द फायर, बट व्हेन इट वाज टेकन आउट इट वाज फाउंड टू बी मच बेटर एंड सो लॉन्ग हिस्ट्री कुकरी बिगेन। और लेखक इसमें कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि मुझे लग रहा है ऐसा कि ऐसा हुआ होगा कि जो भी ये लोग मतलब प्रजाति थी पहले के आदिम मानव थे, तो उसमें से कभी किसी बच्चा ने, वो लोग तो मांस के टुकड़ा ऐसे खाते थे, कच्चा खाते थे, तो मांस का टुकड़ा किसी बच्चे ने आग में उसको फेंक दिया होगा, ठीक है, और फेंक दिया होगा तो उसके लिए उस बच्चे को डांटा भी गया होगा कि क्यों फेंक दिया, क्यों बदमाशी कर रहा है। लेकिन जब उस मांस के टुकड़े को उस आग से निकाला गया, उतनी देर में वो पक गया, और जब उसको खाया गया तो ज़्यादा टेस्टी लगा, कच्चा खाने से ज़्यादा टेस्टी लगा, उसमें से निकला तो, ठीक है। तो ऐसे कह रहे हैं कि लेखक ऐसे धीरे धीरे जो था आपका फायर का आविष्कार जो है, और कुकरी में यानी कि खाना पाक के शास्त्र में जो खाने के हिस्ट्री है, खाना बना कर यानी कि खाना पका कर खाने वाली बात जो है आगे बढ़ी होगी, आई होगी। लेखक साहब हमारे बेटरान रसेल साहब कह रहे हैं, ठीक है। 11 नंबर पैराग्राफ, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। और एक दूसरी बात बता रहे हैं कि इधर ये तो हो गया आपका कुकरी लैंग्वेज, ठीक है। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, अब धीरे धीरे जानवरों को हमारे अंदर सेंस आने लगा, तो जानवरों को हम लोग पालतू बनाने लगे। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल स्पेशली द काउ एंड शीप, गाय और भेड़ को, ठीक है, हम लोग पालतू बना लेंगे। मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंट एंड द मोर सिक्योर, और ये हमारे लाइफ को और आसान और सुविधाजनक बनाने लगे। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव वैज्ञानिक का मानना है, हैव एन अट्रैक्टिव थ्योरी दैट द यूटिलिटी ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल वाज नॉट फोरसीन, बट द पीपल अटेम्प्ट टू टेम वेदर वर द एनिमल दे रिलीजियस टॉट देम टू द वर्शिप। अब लेखक कह रहे हैं कि सिर्फ जानवर को पालतू बनाना अचानक ऐसा नहीं कि हो गया कि किसी मानव वैज्ञानिक कह रहे हैं कि किसी जानवर को पकड़कर हम क्या कर दिए, आपका वो बना लिए,
पालतू बना लिया, ऐसा नहीं था। हाँ, लेकिन उस धर्म में लोग जिस मतलब जानवर को पूजते थे, मानते थे, उसी जानवर को उन लोगों ने आपका पालतू बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये बात आपका ये इतिहास बता रहा है। द ट्राइब वॉज वर्शिप लायन एंड क्रोकोडाइल डाइड आउट। अब कह रहा है कि देखिए, अब अचानक कोई प्रजाति थी जो जानवर आपका लायन को, क्रोकोडाइल को वो लोग पालतू बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, जो कि वो खत्म हो गए, वो मर गए, मतलब वही प्रजाति जानवर ही उनको खा गया। वाइल दोज टू हुम द काउ एंड शीप, जो लोग इन गाय और भेड़ को पालतू बनाना शुरू किए, वाज सेक्रेड एनिमल आपका प्रोस्पेयर, जो उनके लिए फायदेमंद रहा। आई लाइक दिस थ्योरी, मुझे यह थ्योरी पसंद है। रसल साहब कहते हैं कि मुझे ये बात अच्छा लगा और सही भी है। एंड इन द इंटायर एब्सेंस ऑफ द एविडेंस, लेकिन पूरे सबूत के तौर पर अगर मैं कहूँ, ठीक है, सबूत के तौर पर, तो फॉर और अगेंस्ट, इसके विरुद्ध या इसके फेवर में, आई फील ए लिबर्टी टू प्ले विथ इट, बस आज़ादी के तौर पर इसको मानकर हम लोग, ठीक है, मतलब कि हाँ ये सही बात है, मानकर चल सकते हैं। इसके लिए मेरे पास ना कोई प्रूफ है, ना आपको कुछ दिखाने के लिए कोई बातें हैं। 12 पैराग्राफ, इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिक ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर। अब जानवरों का जो पालतू बनाना हम लोग शुरू किए, उसी चीज ने हमें खेती का आविष्कार करा सिखा दिया। विच हाउएवर इंट्रोड्यूस द ब्लोथथर्स्टी प्रैक्टिस इनटू द रिलीजियंस एंड लास्टेड फ्रॉम द मेनी सेंचुरी। जो कि जानवर पालतू बनाना शुरू किए तो हमें खेती का आविष्कार मिल गया, खेती करने का बात आने लगा। लेकिन उससे पहले लोग खेती डिपेंड करते थे, सिर्फ ब्लड थ्रस्टी खेती करते थे। ब्लड थ्रस्टी का मतलब ये हुआ कि प्यासी खून, ठीक है, प्यासी मतलब खून की प्यासी धरती, क्या वो लोग सिर्फ डिपेंड करते थे। और सेंचुरी से, सदियों से यह चलता आ रहा था। ठीक है, और क्या होता था इसमें जरा सुनिए ध्यान से। कह रहे हैं कि फर्टिलिटी राइट्स टेंड्स टू द इन्वॉल्व्स ह्यूमन सेक्रीफाइसेज एंड कैनिबलिज्म। मतलब उस समय खेती लोग का मानना था, वो जो जाति थे उस समय शुरुआती को जो माना जाती थे, उनका मानना था कि खेती को बलि चाहिए, नर बलि चाहिए, नर बलि दिया जाएगा। कैनिबलिज्म मतलब नर बलि दिया जाएगा, तब इसमें कि देवी खुश होंगे, उसमें फसल होगा, ऐसा प्रथा चलता आ रहा था। जैसे इसमें मोलोच लिखा है, मोलोच क्या है, वहां का गॉड था जिसको लोग गॉड मानते थे। मोलोच वुड नॉट हेल्प इन टू द कॉर्न टू ग्रो। वह मोलोच, वह देवी, वह खेत की देवी, मतलब जब तक अनाज उपजने में हेल्प नहीं करेगी तब तक, मतलब जब तक कि अनलेस वी अलाउ टू द फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन, जब तक किसी बच्चे की खून को उनको बलि न दिया जाए तब तक उसमें का अनाज उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा लोगों का मानना था और मानते थे और होता रहा था। लेकिन जब से हम लोग जानवरों को पालतू बनाना शुरू किए, तब से यह बात जो थी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, as similar opinion was adopted to the evangelicals of Manchester। अब एक जगह की बात बता रहे हैं कि in the early days to the industrialism, when they kept 6-year-old children working and 14 hours day। अब एक जगह के बात बता रहे हैं इन आपका इवेंजेलिकल्स मैनचेस्टर में, जहाँ पर अगर फैक्ट्री की बात करें तो खेती की बात हुआ। अब अगर फैक्ट्री की बात करें तो वहाँ पर लोगों का मानना था कि फैक्ट्री भी है, इंडस्ट्रीज भी लगा है, तो वहाँ पर भी बलि देने की सिस्टम था। ठीक है, क्या मानना था कि वेन दे केप्ट 6 ईयर, 6 से 7 साल के बच्चों को काम कराना, वहाँ पर रखना, और इतना काम कराना, 12 से 14 घंटा काम कराना, काम करते करते इन द कंडीशन दैट कॉज द मोस्ट ऑफ देम मस्ट डाई। और बहुत बच्चे इतना काम करते करते, 6 साल का बच्चा इतना काम करेगा, करते करते मर जाते थे। तो उस इंडस्ट्री के मालिक को, उस इंडस्ट्री के लोगों को लगता था कि यार ये शुभ है, अब हमारा कंपनी बहुत चलेगा, अब हमारा इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ेगा। ऐसा लोगों का मानना था और ऐसा होता था। इट has now been discovered the grain will grow and cotton goods can be the manufacture। बाद में धीरे धीरे ये सब खत्म हो गया, जब से खेती एग्रीकल्चर हो गया कि भाई कैसे हम लोग कॉटन उपजा सकते हैं, कैसे हम लोग अनाज उपजा सकते हैं विदाउट बीइंग द वाटर बाय द ब्लड ऑफ द इन्फेंट। बिना बच्चे की बलि दिए हुए भी हम लोग इंडस्ट्री को, कॉटन भी निकाल सकते हैं, इंडस्ट्री से, खेत से अनाज भी निकाल सकते हैं। ठीक ना। इन दिस केस द ग्रेन ऑफ डिस्कवरी टुक thousand of years, in the case of the cotton goods hardly century, and so perhaps there is some evidence progress in the world। अभी भी लेखक कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये सब बातें सुधर गई, इसका कुछ प्रूफ भी होगा और है। लास्ट पैराग्राफ 13 नंबर कह रहे हैं कि द लास्ट ऑफ द ग्रेट आपका प्रीहिस्ट्रिक इन्वेंशन। अगर इतिहास काल से पहले की अगर बात करें कि लास्ट स्टेप जो था, इन्वेंशन ऑफ द वर्ड वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग, वह हमारे लिखने का, ठीक है,
प्री हिस्ट्री से पहला जो था लेखक ने कहा टेमिंग हो गया, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, उसके बाद मोनोलॉग जो था, उसके बाद एक लास्ट वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है, कि आर्ट ऑफ राइटिंग लिखने की बातें जो थी यह भी डेवलप हुआ, विच वाज इंडीड ए प्री रिक्वेस्टाइट ऑफ हिस्ट्री, जो बहुत हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए बहुत जरूरी था। अगर नहीं होता तो इतिहास लिखा ही नहीं जाता। राइटिंग लाइक ए स्पीच, लिखना बोलना, डेवलप द ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ा, एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिजाइन कन्वे द मैसेज। और उससे पहले, राइटिंग से पहले जब राइटिंग नहीं हुआ करता तो लोग क्या करते थे, कोई फोटो बना देते थे, तस्वीर बनाकर लोग अपनी बातों को समझाते थे कि ये चीज़ है, ये है, यहाँ इतना है, ऐसा है। ठीक है, जब तक राइटिंग नहीं डेवलप हुआ था। और डेवलप हुआ राइटिंग और भी हमें हेल्प मदद मिला। एंड इट वॉज प्रोबेबली एज ओल्ड एज ए स्पीच बट फ्रॉम picture of the symbol writing and then to the alphabet was very slow evolution। धीरे धीरे बाद में अल्फाबेट आने लगा, लिखना शुरू कर हम लोग। इन द चाइना डेट लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, और अंत में चाइना ने अंतिम स्टेप नहीं लिया। ये चाइना से कुछ रिलेटेड बात आपका है, ठीक ना। तो स्टूडेंट ये था आपका लेसन। वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि एक लेसन में इसको, एक आपको वीडियो में सब चीज़ों को दे दिया जाए। तो मैंने बताया, समझाया, जरूर कमेंट करके बताइएगा ये कैसा लगा ये मेरा वीडियो। ठीक है, आप वीडियो बड़ा हो गया तो आप उसको स्पीड उसका कम बेस करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।